हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी बाइट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और हम कवर कर रहे हैं साइकोलॉजी की यूनिट 2 रिसर्च मेथड। और रिसर्च मेथड का ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहां जाकर और चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपने ये PYQ सीरीज कर लिया तो आपके कोई भी PYQ क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने 2012 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, रिसर्च यूनिट जो है वो काफ़ी लंबी यूनिट है। तो इस रिसर्च के जो पार्ट बनेंगे, ये 4th पार्ट है, 2 पार्ट और बनेंगे, टोटल 6 पार्ट बनेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन वन में कहता है, व्हेन अ एक्सपेरिमेंटर wishes to ensure equal representation of a highly correlated variable with dependent variable at all level of the independent variable, he or she should use which design? Repeated measure, randomized group design, Latin square, randomized block design। तो जब शोधकर्ता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अत्यधिक सहसंबंध चर की समान प्रतिनिधि संख्या स्वतंत्र चर की सभी स्तरों पर बनी रहे, तो उन्हें कौन सा डिजाइन उपयोग करना चाहिए? रिपीटेड मेजर, रेंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, लैटिन स्क्वायर एंड रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन जो है इसका राइट आंसर। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में क्या होता है कि ग्रुप पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन अ वेरिएबल स्ट्रांगली रिलेटेड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इसमें ये इंश्योर होता है कि लेवल ऑफ आईवी का जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएबल होना चाहिए, एंड इट रिड्यूस एरर वेरिएंस एंड इंक्रीज इंटरनल वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, द मीन कैन बी मिसलीडिंग इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज, यानी औसत यानी मीन जो है वो भ्रामक हो सकता है यदि वितरण में निम्न में से हो: मार्क्ड स्क्यूनेस, लार्ज नंबर ऑफ स्कोर्स, फिर एक्सट्रीमली हाई वैल्यूड स्कोर, स्मॉल नंबर ऑफ स्कोर। तो मीन जो है अनरिलायबल व्हेन एक्सट्रीम वैल्यू डिस्टॉर्ट, जब कब होता है? जब मार्क स्क्यूनेस होता है। एंड लार्ज नंबर ऑफ स्कोर एंड स्मॉल नंबर ऑफ स्कोर जो है वो जो है अफेक्ट नहीं करता है। तो 1 होगा एंड 3 होगा एंड 5। फिर एक्सट्रीमली लो वैल्यू स्कोर, extremely low value score or extremely high value score, not a small number of score or not ये high score, large number of score. The right answer is C. Option number C is right. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द पर्पस ऑफ रिसर्च? रिसर्च का पर्पस क्या है? आप लोग इतने दिनों से रिसर्च पढ़ते होंगे तो आपको भी पता होगा कि रिसर्च हम किस पर्पस से करते हैं। एक्सप्लेनिंग फेनोमेना, मेकिंग डिस्कवरी, फुलफिलिंग अ गैप इन नॉलेज, अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग। कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग करना क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं। द राइट आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हाट सिंबल इज स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूजुअली डिपिक्टेड, यानी कहता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट में कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं? तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में हम यूज करते हैं बीटा, बी। इट इंडिकेट्स द अफेक्ट साइज इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स एंड इट अलाउ कंपैरिजन अक्रॉस प्रेडिक्टर बिकॉज all are the same metrics। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ रिसर्च वाज प्रपोज्ड फॉर, यानी शोध के स्वदेशीकरण का उद्देश्य क्या था? द प्रमोशन ऑफ नेटिव कल्चर, ओवरकमिंग डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग रिलायबिलिटी, इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च, ओवरकमिंग
difficulty explaining phenomena in a given culture. The right answer is overcoming difficulty in explaining phenomena in given कल्चर। इंडिजिनाइजेशन में क्या होता है, इंडिजिनाइजेशन का जो लक्ष्य होता है शोध विधियों को स्थानीय संस्कृति के अनुरूप बनाना, उसके अकॉर्डिंग बनाना, ताकि बिहेवियर को सही कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सके। एंड ये वेस्टर्न थ्योरी को और स्थानीय वास्तविक के बीच के अंतर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है filling the blanks is a measure of dispersion that consider all the scores, यानी कि प्रसार एक ऐसा माप है जो सभी स्कोरों को ध्यान में रखता है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन या इंटरक्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन में क्या होता है, एवरेज डेविएशन में हर स्कोर शामिल होता है जिससे उसका जो ये डिस्पर्शन होता है सही अनुमान मिलता है, और ये जो रेंज होता है उसके कंपेयर में अधिक संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, यानी मोर रिप्रेजेंटेटिव और नॉन स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन देता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द क्रिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिसर्च डज नॉट सब्सक्राइब टू द व्यू दैट, यानी क्रिटिकल शोध दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस विश्वास का समर्थन नहीं करता है। नॉट, डज नॉट सब्सक्राइब। रिसर्च हैज टू स्मैश myths and empower society. Reality is stable and subject to natural law. Research must be guided by the theory that reveal illusion. And the last one is research must expose false belief hiding power. The right answer is research is stable and subject to natural law. कहता है कि critical research reject the idea of a fixed stable reality because it emphasizes social construction and power structure. It focuses on exposing opposition and challenging dominant assumption. Therefore, option B contradict critical theory. हिंदी में कहता है कि क्रिटिकल दृष्टिकोण वास्तविक को स्थिर नहीं मानता है, यह मानता है कि वास्तविकता सामाजिक रूप से निर्मित होता है, यह सत्ता और असमानता को चुनौती देता है। इसलिए विकल्प 2 जो है इसके विपरीत है। Qualitative research can follow several approaches to knowledge. Identify one which is contrary to the assumption of qualitative research. यानी गुणात्मक शोध कई ज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपना सकता है। इनमें से कौन सा गुणात्मक शोध की धारणाओं के विपरीत है? यथार्थवादी, प्रत्यक्षवादी, सामाजिक निर्माणवादी या प्रात्मानुभूति परक यानी फेनोमेनोलॉजिकल। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पॉजिटिविस्ट। क्वालिटेटिव क्या होता है? पॉजिटिविस्ट होते हैं। पॉजिटिविस्ट अज्यूम ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन which contradict the core of qualitative research. Qualitative research focus on subjective meaning, interpretation and context, not numerical objectivity. Next question है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है in a normally distributed group and examine score 1 ST above the mean, what is her percentile score? 34, 68, 84 and 5। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन एवब जो होता है मीन, यानी कि मीन किस पे होता है? 50 पे होता है, और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 50 प्लस 34 यानी 84 विल बी द राइट आंसर। Which of the following does not apply to the normal probability curve?
यानी कहता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में क्या लागू नहीं हो सकता है। इट इज बायलैटरल सिमेट्रिकल, it is bell shaped curve, it is skewness is 0, its kurtosis is 0। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, बेल शेप भी होता है, स्क्यूनेस 0 भी होता है, लेकिन कुर्टोसिस 0 नहीं हो सकता है। नॉर्मल कर्व है 0 स्क्यूनेस, बट इट कुर्टोसिस इज नॉट 0, इट इज द 3 on the traditional scale। Okay, the right answer is answer D। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अ रिसर्चर यूजिंग 10 सब्जेक्ट अंडर 4 रिपीटेड कंडीशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर। एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। यानी कि रिपीटेड का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कैपिटल N -1 एंड कैपिटल K -1। तो n जो है हमारा 10 है एंड कैपिटल K जो है वो 4 है, यानी कि 10 -1 इक्वल 9 एंड 4 -1 इक्वल 3। then answer 9 into 3 equal 27। the right answer is 27। Question number 12. Psychological research does not allow one of the following। Psychological research जो है वो किसकी अनुमति नहीं देता है। debriefing, maintaining confidentiality, not granting permission to withdrawal, obtaining consent। not granting permission to withdrawal is the right answer। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि एथिक्स रिक्वायर पार्टिसिपेंट टू विड्रॉ एट एनी टाइम विदाउट प्रेशर। यानी अगर सब्जेक्ट चाहता है तो किसी भी टाइम वो पार्टिसिपेंट जो है वो किसी भी समय एक्सपेरिमेंट छोड़ के या फिर रिसर्च छोड़ के जा सकता है, लेकिन कहता है कि रिसर्चर डज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग। deny withdrawal, violate AP ethical guideline। Okay, question number 13, which test check whether two related groups come from the same population। यानी कौन सा परीक्षण यह जांचता है कि दो संबंधी समूह एक ही जनसंख्या से आए हैं। विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, कोस्कल वालिस टेस्ट, फ्राइडमैन टेस्ट। The right answer is Wilcoxon sign rank test। Wilcoxon sign rank test में क्या होता है कि इसमें दो पेयर जो होते हैं ये दो पेयर पे लागू होता है। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर पेयर्ड और रिलेटेड सैंपल। इट चेक median differences in dependent group, thus it is suitable for the question। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग से है। जेड स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, टी स्कोर एंड स्ट्रेन स्कोर। जेड स्कोर क्या होता है। जेड स्कोर में एम जो होता है जेड का, और स्टेनाइन स्कोर का क्या होता है, और टी स्कोर का क्या होता है, एंड इसका क्या होता है। तो मैच द फॉलोइंग में हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जेड स्केयर में जो होता है वो मीन जो होता है 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 1 होता है। तो इसका जो ए का राइट आंसर बनेगा, ए का होगा 4। ए का 4 किस में है, ए में भी है और बी में भी है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेनाइन। स्टेनाइन में क्या होता है, मीन जो होता है 5 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो 2 होता है। तो स्टेनाइन का बी का आंसर हो गया वो 3। तो ए का 3 और बी ए का 4 और बी का 3 किस में है, ये 1 में है। द राइट आंसर इज 1। एंड सी क्या है, टी स्कोर। टी स्कोर में क्या होता है, मीन जो होता है वो 50 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होता है। स्टैंड में क्या होता है 5.5 मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होता है। द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द स्कोर गिवन बिलो। मीडियम कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने से पहले सबको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 5 है, फिर 8 है, देन 12 है, देन 15 है, फिर 20 है, फिर 30 है और 40 है। तो जब सबको हम अरेंज करते हैं तो 20 का नंबर काउंट करते हैं। ये कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इवन नंबर आता है तो हम क्या करते हैं? उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इन्हें अरेंज करते हैं तो 20 का जो नंबर आता है वो 15 और 20 आता है। 15 और 20 को प्लस करके बाय 2 करते हैं तो 7.5 जो होगा वो राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है a researcher interested to verify the effect of 3 independent variable on 2 dependent variable shall use for data analysis। यानी कहता है कि 3 स्वतंत्र चरों के प्रभाव को 2 आश्रित चरों पर जांचने के लिए कौन सा विश्लेषण उपयोग किया जाएगा? अनोवा लगाएगा, अनकोवा लगाएंगे, मनकोवा लगाएंगे, मनोवा लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा मनोवा लगाएंगे। मनोवा क्यों लगाते हैं? मनोवा हम क्या करते हैं? एक साथ कई डिपेंडेंट वेरिएबल का जब हम विश्लेषण करते हैं तो मनोवा लगाते हैं। The MANOVA analyze multiple dependent variables simultaneously to assess effect of independent variable by accounting the correlation between GV। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मैच द फॉलोइंग से है, जेड स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, टी स्कोर एंड स्टैन स्कोर। तो इसका अभी हमने जो किया है वही होगा कि जेड स्कोर में क्या होता है? मीन जो होता है वो 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, ए का 4, बी का 3। The right answer is A। पैराग्राफ कहता है read the following passage carefully and answer the 5 questions that follow। An investigator designed an experiment to see the effect of illumination level of and duration of visual signal on detectability of change in illumination in a dark room and on 120 randomly selected sample of college going male student, and she decided to use low and high level of illumination and 3 level of duration of stimulus as 30, 50 and 70। यानी कहता है कि to determine the effect of illumination level, low and high and stimulus duration 30, 50 and 70 millisecond on the ability to detect change in light। पार्टिसिपेंट कितने हैं? 120 पार्टिसिपेंट हैं एंड रैंडमली सिलेक्टेड मेल कॉलेज स्टूडेंट। डिजाइन क्या है? अ सेपरेट ग्रुप डिजाइन वाज यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन। प्रोसीजर क्या है? पार्टिसिपेंट कंप्लीटेड 50 ट्रायल ईच प्रेसिंग अ यस button if they detected a signal and not if they did not। 10 signal were presented randomly within the trial। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये हिंदी में है। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज्ड। कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज्ड हुआ है? रेंडमाइज ग्रुप डिजाइन, सिंगल फैक्टर डिजाइन, मल्टी फैक्टर और रिपीटेड फैक्टर। द राइट आंसर इज मल्टी फैक्टर। मल्टी फैक्टर क्यों होगा? कि द डिजाइन मल्टी मैनिपुलेट 2 IV इल्यूमिनेशन एंड 2 इल्यूमिनेशन का 2 लेवल है, यानी 2 into 3 फैक्टोरियल डिजाइन है। फर्स्ट IV का जो है वो 2 लेवल है एंड सेकंड का जो है वो 3 लेवल है। द राइट आंसर इज मल्टी फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है व्हाट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर इंक्लूडेड? बोथ वेयर फिक्स्ड फैक्टर, बोथ वेयर रैंडम फैक्टर, इल्यूमिनेशन फिक्स्ड, ड्यूरेशन रैंडम, इल्यूमिनेशन रैंडम एंड ड्यूरेशन फिक्स्ड। बोथ वेयर फिक्स्ड। बोथ वेयर फिक्स्ड क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि जो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन है एंड ड्यूरेशन है दोनों का जो है वो फिक्स्ड लेवल दिया हुआ है। इसका एक नंबर दिया हुआ है जिसको 30, 50 एंड 17 मिलीसेकेंड में तय किया गया है।
द राइट आंसर इज बोथ वेयर फिक्स्ड फैक्टर। कौन सा है क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 20 में कहता है हाउ मेनी हाइपोथेसिस विल द डिजाइन अलाउड टू बी वेरीफाइड? 1, 3, 4 एंड 7। द राइट आंसर इज 3। क्यों? क्योंकि जो 2 into 3 फैक्टोरियल डिजाइन है, 3 स्टेप्स है, मेन इफेक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन, मेन इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन एंड द ए इंटू बी इंटरैक्शन, यानी 3 डिजाइन बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द एरर टर्म। एरर टर्म का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वो क्या बनेगा? तो एन जो है हमारा वो कितना है? 20 है, और हमारा ये कितना है? के कितना है? के जो है 6 है, तो इस हिसाब से 120 माइनस 6 इज 114। द राइट आंसर इज 114। Question number 22. Identify the variable that were controlled by the experimenter. यानी एक्सपेरिमेंटर ने किस वेरिएबल को कंट्रोल किया है, करते हैं या किए गए थे? एम्बिवेंट, illumination and duration of signal, gender and level of illumination of the signal, gender and ambient illumination, and frequency of signal and level of illumination. तो कंट्रोल किसे किया था? जेंडर को कंट्रोल किया था। द राइट आंसर इज सी, जेंडर एंड एम्बिवेंट। द सैंपल वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मेल स्टूडेंट। ओके, यानी उसे कंट्रोल किसे किया? फीमेल को नहीं लिया, यानी जेंडर को कंट्रोल किया। एंड द एक्सपेरिमेंट टुक प्लेस इन अ डार्क रूम कंट्रोलिंग एम्बिएंट इल्यूमिनेशन, यानी बोथ वेयर कंट्रोल। क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी एडेड है। आप अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द वेरिएबल विद द वीकेस्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि वीकेस्ट कौन सा है? रिलेशनशिप है। तो कोरिलेशन में ये साइन जो है ये मायने नहीं रखता है, ये डिजिट मायने रखता है। तो इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है? 0.84, 0.54, 0.7 या 0.08। द राइट आंसर वुड बी 0.8, क्योंकि सबसे छोटा जो है वो क्लोजेस्ट होता है किससे? 0 से। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि इफ ऑब्जर्वर डिसएग्रीड 15 टाइम आउट ऑफ 70 देन द इंटररेटर रिलायबिलिटी इज। यानी कहता है कि अगर 75 बार जो है ऑब्जर्वर जो है वो असहमत होता है तो उसका इंटररेटर जो है वो इंटररेटर रिलायबिलिटी क्या होगा? तो 75 एग्रीमेंट कब, जब उतनी बार वो क्या डिसएग्री करता है तो एग्री कब करेगा? यानी कि 75 माइनस 15 करते हैं तो 60 टाइम में वो आएगा। तो 16/75 या डिनोमिनेटर कितना होगा? 75। तो अगर उसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा 0.80, और परसेंटेज निकालते हैं तो 80% होगा। द राइट आंसर इज 80। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि इफ अ स्टूडेंट स्कोर 12 ऑन अ टेस्ट वेयर मीन 16 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, व्हाट इज द जेड स्कोर? तो उसका जेड स्कोर क्या होगा? जेड स्कोर का जो फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 12 माइनस 16/4, तो 12 माइनस 4 इक्वल 4, 4/4 इक्वल 1.0. The right answer is 1.0 and answer is this one. -4 आता है ना, 12 माइनस 16 है तो -4 आएगा। तो the right answer is -1.0. Which of the correlation correct formula of variance? variance का correct formula क्या होता है? सिग्मा x minus x dash by n. The right answer is B. Question number 27. A researcher testing effectiveness of pre-post intervention on a single group should use
कोरिलेशन, काई स्क्वायर, अनोवा एंड टी टेस्ट, यानी एकल समूह या पर पूर्व पश्चात हस्तक्षेप की प्रभावशीलता जांचने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाएगा या उपयोग करेंगे? सहसंबंध, काई स्क्वायर, एनोवा या टी टेस्ट। तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट विद इन वन ग्रुप कंपेयर टू रिलेटेड मीन, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट इज अप्रोप्रिएट टू टेस्ट, यानी कि एक ही समूह के पूर्व और पश्चात यानी कि तुलना के लिए क्या करते हैं? पेयर टी टेस्ट करते हैं। द राइट आंसर इज टी टेस्ट। विच इज द करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? टेस्ट रीटेस्ट, इक्वल हाफ वर्सेस अदर हाफ, alternate from uses to equivalent test, and split half is same test on 2 occasions, internal reliability equal extend dv due to iv। तो सबसे जो सटीक होता है वो क्या आता है? अल्टरनेट फॉर्म जो होता है वो क्या आता है? एक ही टेस्ट के इक्विवेलेंट टेस्ट होते हैं। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं व्हाट क्लास इज टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट एज टाइम इज टू प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट, यानी कहता है कि क्लास जो है वो क्लास का प्रॉपर्टी क्या होगा एंड टाइम का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो क्लास यानी किसी चीज को हम क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं, नेमिंग कैटेगरी में डालते हैं, बस उसको नाम देते हैं। तो नेमिंग किस में आता है? नेमिंग जो आता है बस एक आइडेंटिटी आता है, किसी को नाम क्यों देते हैं? उसकी आइडेंटिटी के लिए देते हैं। और टाइम का प्रॉपर्टी क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो किस में होता है? टाइम रेशियो में हो सकता है। द राइट आंसर इज एब्सोल्यूट जीरो यानी रेशियो, टाइम रेशियो में भी हो सकता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, which method can determine number of factor to extract in factor analysis, यानी कि फैक्टर एनालिसिस में कितने फैक्टर निकाले जाएं या निर्धारित करने के लिए कौन सा तरीका यूज किया जा सकता है? स्क्रीप प्लॉट, ऑर्थोगोनल रोटेशन, आइगन वैल्यू, फैक्टर लोडिंग, क्या होगा? ऑर्थोगोनल रोटेशन करते हैं एंड क्या करते हैं? आइगन वैल्यू, सॉरी ऑर्थोगोनल रोटेशन नहीं, स्क्रीप प्लॉट एंड स्क्रीप प्लॉट करते हैं और आइगन वैल्यू करते हैं। स्क्रीप प्लॉट एंड काइजर आइगन वैल्यू लेस देन 1 रूल, आइगन कॉमनली गाइडेड, फैक्टर रिटेंशन, रोटेशन एंड लोडिंग हेल्प इंटरप्रेट फैक्टर बट डोंट डिटरमाइन काउंट। ओके, हम क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि रोटेशन और लोडिंग जो है वो फैक्टर को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए एंड सी। ए एंड सी किस में है? ए एंड सी है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विच आर टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल, प्रोबेबिलिटी सैंपल का कौन सा टाइप है या कौन सा विधि है? सिंपल रैंडम सैंपल, proportionate stratified, disproportionate stratified एंड saturation sampling, क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिंपल रैंडम एंड स्ट्रेटिफाइड जो है इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल रैंडम और ये सिंपल रैंडम है जो दोनों प्रकार के, स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, सैचुरेशन सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। द राइट आंसर इज सिंपल रैंडम एंड प्रोपोर्शनल सर्टिफाइड एंड डिस्प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड, यानी ए बी एंड सी। ए बी एंड सी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग एंड एन इन्फरेंशियल टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन effect size of a chi-square test, the correlation used when both measured variable are dichotomous and
नॉमिनल कोफिशिएंट। तो इसका वो कौन सा टेस्ट में ये ऐसा होता है कि वन आइटम जो होता है वो डाइकोटोमस होता है व्हेन वेरिएबल एंड नॉमिनल होता है। तो ये जो होता है वो 5 कोफिशिएंट में होता है। द कोरिलेशन यूज्ड व्हेन वन इट्स वेरिएबल मेजर एंड डाइकोटोम इन नॉमिनल स्केल एंड अदर मेजर इन इंटरवल और रेशियो स्केल। तो ये होता है आपको पॉइंट बाय सीरियल में। अ प्रोसीजर दैट अलाउ टू प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल स्कोर ऑन वन वेरिएबल बेस्ड ऑन नोइंग वन और मोर वेरिएबल। ये किस पे अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है रिग्रेशन में। एंड द कोरिलेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व मेजरिंग 3 वेरिएबल एंड देन स्टैटिस्टिकली रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ द थर्ड वेरिएबल फ्रॉम द कोरिलेशन। कब होता है थर्ड? ये पार्शियल कोरिलेशन में होता है। द राइट आंसर इज ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, यानी आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 32 का वही हिंदी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग फेनोमेनोलॉजी, नरेटिव एनालिसिस, ग्राउंडेड थ्योरी एंड एथनोग्राफिक एनालिसिस। फेनोमेनोलॉजी क्या क्या है? फेनोमेनोलॉजी जो है वो एडिक्टेड वेरिएशन। नरेटिव एनालिसिस, narrative analysis is constructionalist approach. grounded theory, grounded theory जो है वो theoretical coding and ethnographic analysis क्या हुआ? social media. The right answer is C. क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज टू डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन 3 और more group on a ranked variable for between subject design. Non-parametric test for seeing whether the number of time score from one sample are ranked and significantly higher than score from another unrelated sample. Non-parametric test for assessing whether the score from two samples that come from the same or similar case of different significantly. And 4 कहता है non parametric test for determine whether the mean rank of 3 or more related sample under 2 factor differ significantly. तो देखते हैं ये मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसका उपयोग सब्जेक्ट के लिए डिजाइन के लिए एक रैंक के लिए किया जाता है, किए गए चर पे 3 या अधिक समूहों के बीच के अंतर को निर्धारित किया जाता है। तो वो कब किया जाता है? वो हम करते हैं क्रूस्कल वैलिस में। ओके, तो ए का जो है वो 3 है, क्रूस्कल वैलिस यहाँ पे दिया क्रूस्कल वैलिस टेस्ट। एंड बी कहता है कि जब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यह देखने के लिए कि एक नमूने के अंकों को दूसरे असंबंधित नमूनों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्च रैंक दी जाती है। वो कब करते हैं? मैन विटनी यू टेस्ट लगाते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं? मैन विटनी टेस्ट करते हैं। एंड थर्ड जो है वो कहता है कि गैर पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जब आकलन करने के लिए क्या समान या असमान मामलों से प्राप्त 2 सैंपल के अंकों में इंपॉर्टेंट रूप से डिफरेंस देखते हैं। तो वो कब होता है? वो जो होता है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर डिटरमाइन वेदर द मीन रैंक ऑफ 3 more related sample under 2 factor different significantly, ये है आपका फ्रीडमैन। ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। Question number 35. Arrange in sequence the following scale of measurement: ordinal,
nominal, ratio and interval according to property of a scale. इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि लोग मोस्टली याद करते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो एंड इंटरवल, लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आप वैसे नॉर्मल सीक्वेंस में उसको अटेम्प्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डिनल, यानी पहले आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर नॉमिनल, देन रेशियो एंड लास्ट में इंटरवल। तो ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में जो होता है, नॉमिनल में आइडेंटिटी होता है, लेकिन नॉमिनल में और ये ऑर्डिनल में क्या होता है, नॉमिनल प्लस इसका, इसमें अपना तो होता ही है, इसमें नॉमिनल का भी ऐड हो जाता है, यानी आइडेंटिटी प्लस मैग्नीट्यूड। आइडेंटिटी और प्लस मैग्नीट्यूड किस में होता है, ऑर्डिनल में होता है। तो फर्स्ट का बी होगा, बी ए में भी है, ये में भी है, लेकिन सेकेंड जब में आता है नॉमिनल, यानी बी ए किस में है, 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ से। पैराग्राफ में कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। एन एक्सपेरिमेंटर कंडक्टेड अ स्टडी टू सी द इफेक्ट ऑफ सोशल सपोर्ट ऑफ ऑन well-being. He recruited a group of students from a school where he was working. Later he decided to see the role of gender on the relation between social support and well-being. He formulated the hypothesis taking all these into uh, variable into account. The hypothesis was that the strength of the relationship between social and support and well-being would change when the gender variable is included. After collecting the data, normal distribution of score was confirmed. The result was not in accordance. तो इसका ये देखते हैं कि क्या पैराग्राफ में क्या कहता है। पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ एक्सपेरिमेंटल जो है वो क्या एक स्टडी कंडक्ट करता है, किस पे, सोशल सपोर्ट ऑफ वेलबींग पे कंडक्ट करता है। और उसमें ये वो देखते चाहते हैं कि वो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उस पे इन्होंने किया हुआ है। तो स्टडी जो करते हैं, द स्टडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इफेक्ट सोशल वेलबींग पे करते हैं। रिसर्चर ने हाइपोथेसिस बनाए हैं। रिसर्चर का हाइपोथेसिस क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल सपोर्ट एंड वेलबींग। और मेथोडोलॉजी कौन सा यूज किया है, इंडिविजुअल कलेक्टेड डेटा एंड कंफर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजल्ट। और क्वेश्चन देखते हैं इसका कि क्वेश्चन क्या है। ये हिंदी पैराग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट डिजाइन वाज यूज्ड इन द एबव, यानी ऊपर के प्रयोग में किस प्रकार का डिजाइन यूज किया गया है। बिटवीन ग्रुप डिजाइन, विद इन ग्रुप डिजाइन, कोरिलेशन डिजाइन एंड फैक्टोरियल डिजाइन। तो बिटवीन ये कोरिलेशन डिजाइन में क्या होता है, तो द स्टडी एसेस रिलेशनशिप अमंग नेचुरली अकरिंग वेरिएबल, यानी सोशल सपोर्ट और वेलबीइंग और जेंडर मॉडरेशन क्या है, ये नेचुरली अकरिंग वेरिएबल है। विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन मैनिपुलेशन, कोरिलेशन डिजाइन। ये कौन सा डिजाइन है, कोरिलेशन डिजाइन है, जहाँ पे क्या होता है, शोध में चर को नियंत्रित और परिवर्तित नहीं किए गए, वे आपसी संबंधों का मूल्यांकन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट सैम्पलिंग वाज यूज्ड इन द स्टडी, यानी कि अध्ययन में किस प्रकार का कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज किया गया है। कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये साफ तौर पे पर्पसिव सैम्पलिंग है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ने जो है वो जहाँ काम करते थे वहीं के छात्र चुने हुए हैं, यानी वो कहीं और कोई मेहनत या एफर्ट नहीं लगाए हैं। दिस वन इज purposive sampling. What type of variable was gender in the study? Predictive variable, criterion variable, mediation variable and moderation variable.
मॉडरेशन वेरिएबल क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जेंडर को मॉडरेट मान लिया था और ये सोशल सपोर्ट और वेलबीइंग के कोरिलेशन की ताकत को बदलने की आशंका, यानी कि जेंडर वाज द हाइपोथेसाइज्ड टू चेंज यानी मॉडरेट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन बिटवीन सोशल सपोर्ट एंड वेलबीइंग। तो दिस वन इज मॉडरेशन वेरिएबल। Question number 39. The interpretation of the result the experiment made was p-value less than 0.5, p-value less than 0.1, p-value less than 0.0 and p greater than 0.5। तो जो रिजल्ट जो आया है, रिजल्ट डिड नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस नॉट सिग्निफिकेंट मॉडरेशन, सो p वैल्यू क्या आएगा 0.05 इंडिकेटिंग, यानी the D answer is right. Question number 40 and this is the last question of this part. Which type of statistical analysis was used? किस प्रकार की statistical analysis इसमें यूज किया गया है? Simple linear regression, biserial regression, multiple regression and log linear correlation। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या ये होता है कि टेस्टिंग मॉडरेशन रिक्वायर मल्टीपल रिग्रेशन इंक्लूडिंग इंटरेक्शन टर्म, सोशल टर्म इनटू सोशल सपोर्ट इनटू जेंडर। तो एग्जामिन चेंज इन रिलेशन हिंदी में कहता है कि मॉडरेशन जांचना जो है इंटरेक्शन टर्म है के द्वारा किया जाता है, यह विधि उपयुक्त होता है। मल्टीपल रिग्रेशन का यूज किया गया है। तो आज के लिए इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 5 कवर करेंगे और एक और जाएगा, एक छोटा सा वीडियो जाएगा पार्ट 6। जितना भी रिसर्च के जो भी अब तक क्वेश्चन आए हैं साइकोलॉजी में 2012 से, सारे क्वेश्चन हमने कवर करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।